नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों में जो तेजी का सिलसिला है, रिकॉर्ड का सिलसिला है, वो लगातार बना हुआ है। इस साल के दूसरे कारोबारी सत्र में भी भारतीय बाजारों ने रिकॉर्ड लेवल्स छुए और लगातार 7वां सेशन जबकि भारतीय बाजारों में तेजी देखने को मिली, रिकॉर्ड लेवल्स बनते हुए दिखाई पड़े। आज की तेजी रही मेटल के नाम, आज की तेजी रही फार्मास्यूटिकल के नाम, आईटी के नाम। मेटल में जहाँ पे पॉजिटिव रिपोर्ट्स दो बड़े ब्रोकरेज हाउसेज की तरफ से, जिसके बाद इस पूरे स्पेस में एक बज़ क्रिएट होता हुआ दिखाई पड़ा। फार्मास्यूटिकल स्पेस में न्यूज़ फ्लो का इम्पैक्ट रहा और आईटी में अर्निंग से पहले का एक डिस्काउंटिंग प्रोसेस आज जो होता हुआ दिखाई पड़ रहा था। आप टीसीएस को देखिए 3030 3040 के स्तरों पर, यानी कि अपने बाय बैक प्राइस के ऊपर पहुंच गया। इन्फोसिस अपने ऑल टाइम हाई पर, एचसीएल टेक महिंद्रा, मिड कैप में कोफोर्ज या कोई भी आईटी कंपनी उठा लीजिए, सब में एक अच्छी बाइंग आज के सत्र में बनते हुए दिखाई पड़ी। पहले हाफ में तेजी, फिर एकाएक प्रॉफिट टेकिंग और फिर निचले स्तरों से जोरदार रिकवरी। और रिकवरी में मेजरली मिड कैप स्मॉल कैप पार्टिसिपेट करते हुए करीब 1.5% का उछाल मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा, जो कि फ्रंट लाइन इंडेक्स के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा आपको दिख रहा था। आज बैंक्स की तरफ से इतना पार्टिसिपेशन नहीं था, लेकिन फिर भी बीएसई के सभी इंडेक्स आज हरे निशान में ही बंद होते हुए दिखाई पड़े और सब में ही कुछ हद तक सपोर्ट आ रहा था। स्पेशली आज एक ब्रॉडर बेस्ड बाइंग थी, तो आप छोटे मेजॉरिटी सेक्टर देखिए, जैसे कि चीनी हुआ, फर्टिलाइजर हुआ, सीमेंट हुआ, डिफेंस हुआ, ये कुछ ऐसे सेक्टर थे जहां पर एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली। और इसमें भी मेजरली आज आपको अगर जो बाइंग दिखाई पड़ेगी, वो बाइंग दिखाई पड़ेगी मिड कैप स्पेस के अंदर। चाहे किसी भी सेक्टर की मिड कैप कंपनी को उठा लीजिए, वहां पर बाइंग थी। स्टार आज का मेटल में आप फ्रंट लाइन कंपनीज देख लिए, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसी, या मिड कैप में जेएसएल, हिसार, सनफ्लैग आयरन, इनमें से कोई भी कंपनी उठा के देख लीजिए, सब में एक अच्छी बाइंग आज के सत्र में बनते हुए दिखाई पड़ी। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़ सकते हैं और अपना डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन करा सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, और एंजल ब्रोकिंग की सर्विस भी बहुत ही अच्छी है दोस्तों। तो आज ही आप एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए और अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराइए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आप क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। पहला सवाल जो है वो खालिद शेख साहब का है। एयरटेल के ऊपर इन्होंने लॉन्ग टर्म व्यू मांगा है। देखिए शेख साहब, एयरटेल वैसे तो कंपनी में कोई बुराई है नहीं। रिसेंटली 380 तक जब एक गया था दिवाली के आसपास, तब काफ़ी ज़्यादा सवाल इसके बारे में आते थे कि इसमें खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तब भी यही कॉल था कि आप खरीदारी कर सकते हैं। 750 रुपये के मेजर ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट्स हैं और नंबर्स के बाद, लास्ट क्वार्टर के नंबर्स के बाद के ही ये टारगेट्स हैं। तो अभी भी बतौर टेलीकॉम प्लेयर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर है। मतलब कंपेयर अगर आप करेंगे वोडाफोन से तो उसके नंबर कहीं ज़्यादा बेहतर आपको दिखाई पड़ेंगे, और रिलायंस के कंपैरिजन में, जियो के कंपैरिजन में एट पार दिखाई पड़ेंगे। तो आप जाहिर सी बात है, लिस्टेड स्पेस में सबसे बड़े प्लेयर को आप देख रहे हैं, तो आप ज़रूर इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं इस कंपनी के साथ। और इनफैक्ट अगर किसी फॉल में आपको मिले भी तो भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। कभी आप इसकी पुरानी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज़ भी होगा कि ये जो कंपनी है, ये भारतीय टेलीकॉम की सब्सिडरी, और पहले भारतीय टेलीकॉम एक समय पर लिस्ट होता था, फिर डी लिस्ट हुआ और दोबारा भारतीय एयरटेल को लिस्ट कराया। तो अभी भी इसमें बहुत वैल्यू अनलॉक होना बाकी है, आप उस हिसाब से देख सकते हैं। अच्छा, शुभजीत बनर्जी साहब का सवाल है, कौन सा स्टॉक सेक्टर बेनिफिट होगा कोविड वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन से? देखिए, स्नोमैन लॉजिस्टिक इसको स्टोर करेगा, वोकहार्ट बैकएंड देखेगा, स्पाइसजेट बाहर से मेडिसिन लाने के लिए टाइड अप है। उसके अलावा आप नज़र रख सकते हैं एस्ट्राजेनेका जैसी कंपनीज पे, जो कि इंडिया में इसके डिस्ट्रीब्यूटर होंगे। कुछ शैरन बायो, नहीं माफ़ी, शैरन बायो कह रहा हूँ, जो पेनेशिया बायो है वो भी एक पार्टनरशिप में है आधार पूना वाला ग्रुप के साथ। तो आप इन 4-5 कंपनीज के ऊपर नज़र रखें। लेकिन मेजरली अगर आप इस थीम को प्ले करना चाहते हो तो आप एपीआई के साथ प्ले करिए। रादर एक रिपोर्ट आई थी फार्मास्यूटिकल स्पेस पे आज ही, उन्होंने कहा था एपीआई की डिमांड बहुत अच्छी होगी। एपीआई वो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है जो कि दवा की पूरी फाइनल दवा बनने के लिए उसके पार्ट्स को यूज़ होते थे। और इंडिया में सबसे बड़ा प्लेयर डिविस लैब है, और डिविस लैब का चार्ट आपको दिख ही रहा होगा। 600 रुपये जो उसका एक लास्ट प्लांट इंस्पेक्शन था, वहाँ से दोबारा नीचे नहीं आया, वहाँ के बाद अपने ऑल टाइम हाइस को रीच कर रहा है। तो आप डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा, ऑरोबिंदो फार्मा, लुपिन और डिविस, इन 4-5 कंपनी के ऊपर नजर रख सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। बहुत से सवाल आ गए 5 मिनट के अंदर। भेल पे प्रवीण शर्मा साहब का सवाल। देखिए शर्मा साहब, आप भेल पूछ रहे हैं, बीईएल पूछ रहे हैं, खैर क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बीएचईएल पे बात कर लेता हूँ। बीएचईएल की इसमें, या रादर पीएसयू स्पेस में, कोई भी कंपनी में असेट वाइज सबसे स्ट्रॉन्ग साइड पे बीएचईएल खड़ा होता है। एक अच्छे असेट बेस है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स काफ़ी हैं, प्लांट्स हैं,
मशीनरी और जिन प्रोडक्ट्स को डील करता है वो भी काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव है। वैसे कंपनी में बुराई नहीं है, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि जब भी कभी तेज़ी आएगी तो ऊपरी लेवल पर हमेशा स्टेक सेल का बज़ वापस आ जाएगा। आप मिसाल तौर पर एयरकॉन को देखिए, आरसीटीसी को देखिए, राइट्स को देखिए, कोल इंडिया को देखिए, तो ये सब वो कंपनी जहाँ पर तेज़ी आती है गवर्नमेंट स्टेक सेल करता है। तो आप प्ले करना चाहते हैं तो मीडियम टर्म के लिए ज़रूर प्ले कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आप दोबारा अपने रणनीति को ऊपर ही विचार कर सकते हैं। शिशिर रंजन साहब का सवाल है, होल्डिंग इन्फोसिस 652 रुपये के दाम पे। रंजन साहब, आपने बहुत ही बढ़िया कंपनी और बहुत ही बढ़िया दाम पे खरीदा है। आपने दिखा दिया है कि कोई भी लार्ज कैप कंपनी मल्टीपैकर बन सकती है। 652 रुपये का शेयर डबल हो गया, अब आपको और क्या चाहिए। आप बने रहिए वैसे तो, लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं आप निकलना चाहते हैं तो एटलीस्ट ये कर सकते हैं कि पार्शली, या अगर आपका 100 शेयर है तो 25 शेयर निकल जाए आप लेकर, या 30 शेयर लेकर निकल जाए। उससे आपकी कॉस्ट भी कुछ हद तक निकल आएगी और बाकी प्रॉफिट के साथ आप बने भी रह सकते हैं। तो रणनीति तो वैसे यही सही है कि आप बने रहें, कि कंपनी कोई बुराई नहीं है। और अभी भी यहाँ पर तेज़ी की बातचीत है, इस क्वार्टर का नंबर भी वन ऑफ द बेस्ट नंबर्स की बातचीत हो रही है इन्फोसिस के केस में। तो आप बने रहिए और आगे और अच्छे मूव की उम्मीद आप लगा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक आपने लिया है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड लेवल्स पे लिया है, दोबारा आपको वो लेवल मिले तो आप दोबारा इसमें एंटर करें, नहीं मिलता तो आप एटलीस्ट बने रहें, तो आपके लिए यही ज़्यादा बेहतर रणनीति होगी। इसके अलावा रिलायंस एंड स्पाइस जेट, शर्मा साहब स्पाइस जेट के लिए हाँ आप बने रहिए, क्योंकि इतनी बड़ी तेज़ी आई, 52 रुपये चल के 100 रुपये गया जब ये हेमंत ने आपको लगातार बताया था, और उसके बाद ऊपरी से प्रॉफिट टेकिंग भी आई, लेकिन वापस 82 के बाद ये शेयर दोबारा मूव करके 95-96 की रेंज में आ गया और बहुत हद तक सरेंडर कर नहीं रहा है, वहीं पे ही ट्रेड कर रहा है काफ़ी समय से, मैक्सिमम 90 और ऊपर 97 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है। तो नंबर वाइज सिचुएशन ठीक होगी, वैसे भी कोविड कैरियर, मतलब कोविड की दवा लाने के लिए ऑफिशियल पार्टनर है, तो इसलिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप बने सकते हैं, नंबर अच्छे आएंगे कार्गो साइड से ऐसे भी, तो आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। रही बात रिलायंस की, देश की सबसे बड़ी कंपनी, एक्यूमुलेट करिए किसी भी फॉल में, यही सबसे बेहतर रणनीति होगी। रादर 1900, 1800, कहीं आपको 12, 13, 1400 भी मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बड़ा मूव देखने के बाद कंसोलिडेट करते हुए दोनों शेयरों को देख रहे हैं, तो आप बने रहिए, कंसोलिडेशन पूरा होगा और मूव अकॉर्डिंगली देखने को मिलेगा। जुबिलेंट लाइफ एंड टीसीएस, धीरज जी, टीसीएस 2100 रुपये के दाम पर आपकी खरीदारी है, 3040 का दाम है, बायबैक ही 3000 रुपये और उसके ऊपर ही शेयर पहुंच चुका है। यानी कि आप खुद ही समझ लीजिए कि प्रमोटर जहां शेयर बायबैक कर रहे हैं उस पर भी पब्लिक देने को तैयार नहीं है, वो उससे भी ज़्यादा दाम पर शेयर खरीदने को तैयार है। तो इससे ही ये चीज़ आपको क्लियर नहीं हो रही कि कंपनी की वैल्यू कितनी है। 2100 रुपये पर आपने खरीदा है, 900 रुपये, 950 रुपये पर शेयर आपको प्रॉफिट है, ये कुछ भी नहीं है। टीसीएस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक, जो मोर लेस इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टॉक के तौर पे है। आप इसकी पुरानी हिस्ट्री यानी कि 2003 से जब से लिस्टेड है, नहीं 2004 से जब से लिस्टेड है, तब से अब तक का सिचुएशन देखिए, कितने बोनस, कितने डिविडेंड से कंपनी दे चुकी है। तो बायबैक सिचुएशन के वाइज भी और प्रोडक्ट वाइज भी इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, तो कोई दिक्कत है नहीं। आप इसमें बने रहिए, आपको दाम के नीचे दोबारा मिले आप दोबारा खरीदारी करिए, वही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। अच्छा, अब औरोबिंदो फार्मा पर सुमित जी एक रिपोर्ट आज आई थी, शायद रिपोर्ट थी मॉर्गन स्टैनली की, जिन्होंने इस पर ही अपनी बाय कॉल दी है। उनको लगता है कि सेक्टर में डिविस लैब और औरोबिंदो फार्मा, यही दो कंपनियां हैं जो कि काफ़ी साउंड है, आप इन दोनों बने रह सकते हैं। तो आपको वैल्यू वाइज वैसे भी कंपनी बहुत अच्छे वैल्यूएशन में, फार्मास्यूटिकल सबसे सस्ती वैल्यू इसी कंपनी की है, तो आप बने रहिए, वही ज़्यादा अच्छा विकल्प रहेगा। IRCTC पर सर सिंपल व्यू है कि वैसे तो कंपनी बुरी नहीं है, श्रीकांत चौहान ने इस साल के लिए इसको बेस्ट पिक के तौर पे चुना भी है, 2100 रुपये का टारगेट भी दिए हैं, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, कभी भी तेज़ी आएगी तो हमेशा गवर्नमेंट ऊपर स्टेक सेल करने आ जाएगी, तो आपने पिछले दिनों देखा भी, तो कोई तेज़ी स्टेक सेल का बस आ जाएगा और वो डिस्काउंट पे आएगा, तो बस यही एक ओवरहैंग है। वैसे कंपनी बुरी नहीं, मोनोपोलिस्टिक काइंड ऑफ बिजनेस है, लेकिन कोल इंडिया भी मोनोपोलिस्टिक थी, NMDC मोनोपोलिस्टिक थी, REC PFC मोनोपोलिस्टिक थी, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखकर अपनी रणनीति बना सकते हैं। विप्रो के लिए सर अच्छी कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है, पुरानी हिस्ट्री है, बट द प्रॉब्लम इज कि थोड़ा चला हुआ शेयर है। बाकी पीयर्स के कंपैरिजन में, यानी TCS से लिस्टिंग से लेके आज तक TCS सबसे रिटर्न देने वाला शेयर है, 24 टाइम्स, 13-14 टाइम दिया है इन्फोसिस ने और करीब 6-6.5 टाइम दिया है विप्रो में। तो विप्रो के मैनेजमेंट का फेरबदल और चीज़ों का फेरबदल अब इसके लिए फ़ायदेमंद तो हो रहा है। आप एटलीस्ट कुछ टाइम अभी दे सकते हैं, नीचे मिले तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा एक सवाल था JSL पे, इमरान साहब,
इस कंपनी की अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो 2015 में इन्होंने एक डीमर्जर किया था JSL और JSL हिसार का, ये बोल के कि इसमें वैल्यू क्रिएट होगी। वो डीमर्जर चला 3 साल और फिर वापस इन्होंने रिवर्स मर्जर कर दिया उनको, ये बोल के कि वैल्यू क्रिएट होगी। तो मीडियम टर्म के लिए ठीक है, मोमेंटम मिल रहा है, चल रहा है, बढ़िया है। वैसे तो स्टील की अच्छी कंपनी मानी जाती है, ब्लेड्स प्रोवाइड कराते हैं ये, जो जिलेट जैसे बड़े प्लेयर उनको मेजरली ब्लेड सप्लाई का काम है इनका। दूसरा, दिल्ली साइड पे अगर आप कभी गए हो तो जो आपने बस स्टैंड देखे होंगे, उनका मेंटेनेंस और उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी यही कंपनी करती है। स्टील के सारे आपको बस स्टैंड दिखाई पड़ेंगे। तीसरा, ये कंपनी जो कॉइन्स 10 के आप देखते हैं उसका कामकाज भी यही करती है, उनकी मिंटिंग करती है गवर्नमेंट के लिए। और चौथा, ये कंपनी लग्जरी बर्तन ही बनाती है आर्ट इनॉक्स के नाम से, कटलरी से हम कहते हैं। तो आप प्रोडक्ट वाइज कंपनी ठीक है, बस डेट सिचुएशन में नज़र रखिए, प्लस सिचुएशन नज़र रखिए, वैसे कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। L&T, राजीव रंजन साहब, L&T पर कोई इशू ऐसा सच नहीं है। और इनकम टैक्स की खबरें जो आज आ रही थी, इसके बाद शेयर थोड़ा टूटने की बातचीत भी थी, उसको आप इतना सीरियसली फ़िलहाल तो ना लीजिए। लेकिन हाँ, कंपनी अच्छी है, नीचे के दाम पे आपको मिले, आप ज़रूर रिकमेंडेट करिएगा। अच्छा, हैप्पीएस्ट माइंड एक महीने के लिए करीब 365 रुपये के दाम पे खरीदारी है। देखिए अभी ये दाम चल रहा है 346-47 रुपये। नंबर्स को डिस्काउंट करना शुरू हुआ है कुछ टाइम में, जब नंबर की डेट आएगी। IT की तेज़ी में से कुछ पार्टिसिपेट किया भी रिसेंटली। ब्रोकर जो ग्रुप्स हैं उनमें मैं देख रहा हूँ कि कुछ एक्यूमुलेशन की खबरें भी यहाँ पर आ रही हैं, तो आप एटलीस्ट कुछ समय दे सकते हैं। हो सकता है यहाँ पर कुछ एक मूव आता हुआ दिखाई पड़े, आप बने रहिए, अच्छे प्रॉफिट्स की उम्मीद लगाइए। मीडियम टर्म में भी इसमें एक अच्छा चाल आता हुआ दिखाई पड़ेगा, और लॉन्ग टर्म के लिए तो आप ले ही सकते हैं। चलिए एक आखिरी सवाल और ले लेता हूँ, कौन सा लूँ, बहुत सारे आ गए। रेन इंडस्ट्रीज, सुमन चौहान का एक सवाल है। देखिए सुमन जी, हमारे यहाँ कुछ समय पहले एक कॉल आई थी रेन इंडस्ट्रीज़ पे खरीदारी की, और ये कंपनी वैसे अच्छी है। 2 मेजर बिजनेस हैं इनके, एक ये कैल्साइन कोक के अंदर भी है, सीमेंट के अंदर भी है, और दोनों बिजनेस इनके ठीक ठाक हैं। थोड़ा चला हुआ शेयर था, लेकिन अभी भी इसमें बहुत वैल्यू है। आप समय दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और लेकिन हाँ, बहुत लंबे अवधि के लिए नहीं, मीडियम टर्म में आपको ठीक ठाक प्रॉफिट मिले तो आप निकल जाइएगा। बहुत लंबे के लिए यानी पोर्टफोलियो स्टॉक के तौर पे इसे काउंट करके मत चलिएगा। चलिए इसी नोट के साथ मैं फ़िलहाल अब मार्केट पंचनामा को यहीं समेटता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा, बहुत बहुत माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे हम बातचीत नहीं कर पाए। और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @Sumit Research, मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।